हेलो एंड वेलकम बैक टू सिविल पॉइंट यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस देखने वाले हैं एमपीएससी के। तो देखो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 76 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, चलिए इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू। देखो यहाँ पे लिखा है कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है, जिसको हम दोस्तों कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और इसका दूसरा नाम है दोस्तों शियर मॉडुलस। इसको हम शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। तो इसको डिफाइन किया जाता है विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर ही इसको डिफाइन किया जाता है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा जब हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ते हैं, तो जितने भी मॉडुलस होते हैं वे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हम लेते हैं। वे सब हम इलास्टिक लिमिट के अंदर लेते हैं। ध्यान रखना है, ये पॉइंट पूछा जाता है। तो ये होता है दोस्तों शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू। आपने बताना है कि शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो सिंपल सा मतलब है यहां पे दोस्तों विद इन इलास्टिक लिमिट हम क्या करते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेते हैं स्ट्रेन की। ठीक है, और यहां पे दोस्तों कौन सी स्ट्रेस आएगी, ये आएगी आपकी शियर स्ट्रेस। शियर की बात चल रही है, और यहां पे कौन सी स्ट्रेन आएगी, शियर स्ट्रेन। अब जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट लेना होगा। इस कांस्टेंट को हम दोस्तों बोलते हैं जी। तो ये फाइनली हमारे पास कुछ इस टाइप से आएगा, टो इक्वल टू जी इंटू थीटा। ठीक है, ये है दोस्तों फाइनल इक्वेशन। यहां पे टो क्या है, टो है शियर स्ट्रेस, थीटा है दोस्तों शियर स्ट्रेन, और जी है दोस्तों यहां पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और यू कैन से शियर मॉडुलस। ठीक है, ऐसे ही आपसे यंग मॉडुलस के बारे में पूछ सकता है, ऐसे ही आपसे बल्क मॉडुलस के बारे में पूछ सकता है। ध्यान इतना देना है, सभी में कॉमन होता है दोस्तों इलास्टिक लिमिट। मतलब जितना भी हम कैलकुलेशन करते हैं ये कहां तक वैलिड है, ये है आपका इलास्टिक लिमिट के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां से कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, चलिए बात करते हैं। यहां से दोस्तों यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड के बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड ये आपका जो जी है, इनमें दोस्तों रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखो इसको पढ़ेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको पढ़ेंगे शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम कहां तक जा रहे हैं, इलास्टिसिटी तक जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन तीनों में रिलेशन पूछा जाता है, प्लस दोस्तों एक म्यू भी होता है जिसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। इन सभी में रिलेशन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है और डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो देखो हम सबसे पहले देखने वाले हैं ई जी एंड म्यू में रिलेशन। ठीक है, तो देखो ई होता है हमारा 2g 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू। वहीं पे दोस्तों ई और के में अगर रिलेशनशिप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3k 2 म्यू माइनस 1। ध्यान रखना है आपने। और अगर हम बात करें दोस्तों ई बराबर 9 kg, इसको ये हो जाएगा 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। मतलब ई के और जी में तीनों में रिलेशन होता है ई इक्वल टू 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। एक होता है दोस्तों आपका म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। ध्यान रखने, 4 रिलेशन है, कोई सा भी पूछ सकता है। अब आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 77 पर।
देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट इसको सॉल्व करेंगे इजी वे में। व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इन वन प्लेन एंड accompanied by single shear toe, the maximum normal stress is। देखो कोई बॉडी है, लेट सपोज ये हमारी एक बॉडी है, ठीक है। अब इस पे दोस्तों किसी एक प्लेन पर, सिर्फ एक ही प्लेन पर लगा है, ठीक है। एक प्लेन पर दोस्तों स्ट्रेस लगी है, टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको हम नाम दे रहे हैं दोस्तों सिग्मा एक्स, क्योंकि इधर हम एक्स ले रहे हैं और इधर हम वाई ले रहे हैं। और फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी यहाँ पे दोस्तों सिग्मा एक्स। देखो एक ही प्लेन है, ये एक ही प्लेन है, दूसरा प्लेन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही प्लेन में टेंसाइल स्ट्रेस लगी है और इसी प्लेन पे दोस्तों शियर स्ट्रेस भी लगी है, इसी प्लेन पे शियर स्ट्रेस भी लगी है। देखो ये आपकी कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस होती है, इधर है, ठीक है, और फिर इधर भी आ जाएगी, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। अब आपने बताना है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखो मैं इसमें कोई एक प्लेन काटूंगा, भाई यहां पे हमको दिख रहा है सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स है। तो मैं चेक करूंगा दोस्तों मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस किस प्लेन पे आएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक थीटा एंगल पर, किससे, इस वाले प्लेन से थीटा एंगल पर कोई एक प्लेन काट रहा हूं दोस्तों, जिसको मैंने नाम दिया, इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं, इसको मैंने नाम दिया दोस्तों ए प्लेन, ठीक है। कोई प्लेन ए प्लेन है और मैंने दोस्तों इसको काट लिया, इस टाइप से कट किया है मैंने। अब मैं इस पर एक स्ट्रेस देखने वाला हूं जिसको बोलेंगे सिग्मा एक्स डैश, ठीक है। अब देखो जब मैं इस पूरे प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं तो दोस्तों ये प्रिंसिपल स्ट्रेस का चैप्टर है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस का चैप्टर है। तो हम वहां पे देखते हैं इस प्लेन में भी आपकी एक टेंसाइल स्ट्रेस लगी होती है जिसको बोलते हैं सिग्मा वाई, यहाँ पे भी होगी सिग्मा वाई, और इस पे भी दोस्तों आपका क्या लगा होता है, शियर स्ट्रेस टो, यहाँ पे भी आपका टो लगा होगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कोस्ट प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है, एंड साइन सॉरी कोस 2 थीटा, यहाँ पे कोस 2 थीटा आएगा प्लस टो एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये आता है दोस्तों इस वाले प्लेन पर सिग्मा एक्स। जब जो हमारा ब्लॉक है उस पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस लगी हैं, मतलब कि वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेस है और एक्स डायरेक्शन में भी स्ट्रेस है नॉर्मल, प्लस इन दोनों प्लेन पर दोस्तों शियर स्ट्रेस भी लगी है। अब देखो क्या आप बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगी, क्या आप बता सकते हैं ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगी, नहीं बता सकते ना। तो हम उसके लिए दोस्तों प्रिंसिपल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट जानते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट जानते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहां पर जब मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, जब मैं यहां पर शियर स्ट्रेस निकालूंगा इस टाइप से, तो यह आएगी टो एक्स वाई डैश, ठीक है, यह आएगी दोस्तों टो एक्स वाई डैश। अगर मैं इसको जीरो कर दूं, इसको जीरो, ध्यान से सुनना दोस्तों जो भी मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो ये प्लेन क्या हो जाएगा मेरा, ये प्लेन मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। ये प्लेन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। और प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिस पर कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लगती है, जिस पर कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लगती है। तो अगर मैं इसको निकालने के बाद जीरो कर देता हूं, जीरो के इक्वल पुट कर देता हूं, तो यहां से हमारा टेन थीटा निकलेगा, ठीक है, जो होता है 2 टो एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है। और जब हम थीटा का वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास दोस्तों एक नॉर्मल स्ट्रेस आएगी और उसी को बोलेंगे हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। एक आएगी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। हमको किससे मतलब है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से मतलब है।
तो इसको निकालने के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। सिग्मा 1 हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, यहाँ पे 2 भी रख लेते हैं, मतलब मेजर एंड माइनर, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आता है दोस्तों। किसी थीटा एंगल पर, ये थीटा एंगल क्या होगा, ये थीटा एंगल होगा दोस्तों tan इनवर्स 2 टो एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अगर इस प्लेन से इस थीटा पर कोई एक प्लेन काटा मैंने और उस पर मैंने निकाला है नॉर्मल स्ट्रेस, तो वे नॉर्मल स्ट्रेस होंगी मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है, ध्यान रखना। अब मुझे क्या निकालना है दोस्तों, मुझे निकालना है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये तो हमारा 0 है क्योंकि ये तो नहीं लग रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बचेगी, हमारे पास फाइनल इक्वेशन बचेगी सिग्मा इक्वल टू मैक्स लिख लेंगे इसको, सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा प्लस टो, ये हो जाएगा आपका टो। 4 को मैं क्या करूँगा, बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस ये बाहर आएगा तो 1 बाई 2 में आएगा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, सिग्मा एक्स को इन्होंने सिग्मा ले रखा है, सिग्मा एक्स को इन्होंने सिग्मा ले रखा है, तो हम भी इसको क्या करेंगे, इसको हम सिग्मा लेके चलेंगे। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है ये बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस के चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और वो इतना आसान नहीं है कि आप ऐसे ही समझ जाएंगे, ठीक है, उसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बट अगर आप अच्छे से उसको पढ़ लेते हैं तो ये आपको ईजी लगेंगे सभी क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 78 है, ये स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है हमारा। ए स्ट्रक्चर में बी रिडंडेंट बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली एंड द टोटल रिडंडेंसी टी इज गिवन एच। देखो हम स्ट्रक्चर में सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं स्टेबिलिटी का, और स्टेबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक एक्सटर्नल होती है, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल किससे सपोर्टेड, मतलब किससे रिलेटेड होती है, ये होती है दोस्तों सपोर्ट से, सपोर्ट से रिलेटेड होती है, मतलब यहां पे सपोर्ट रिएक्शन का यूज होता है। भाई कोई चीज एक्सटर्नली स्टेबल है, इसका मतलब क्या है, अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करके रखिए, ये हिल डुल नहीं रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल स्ट्रक्चर बोलेंगे। एक्सटर्नली का मतलब क्या है, सपोर्ट की बात हो रही है। तो सपोर्ट पे अगर सफिशिएंट रिएक्शन है, लेट सपोज मैं इस फ्रेम की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये मेरा एक फ्रेम है, ठीक है। अब आपने बताना है कि क्या ये एक्सटर्नली स्टेबल होगा। तो उसके लिए मैं क्या चेक करूंगा, उसके लिए चेक करूंगा दोस्तों कि मिनिमम 3 इक्वेशन होनी चाहिए, मिनिमम 3 रिएक्शन, इक्वेशन में मिनिमम 3 रिएक्शन सपोर्ट पर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितनी रिएक्शन है, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक मोमेंट भी रजिस्ट करेगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगी, मतलब 6 रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा है नॉन कॉन्करेंट होनी चाहिए, नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल। तब उसको मानेंगे एक्सटर्नली क्या है, स्टेबल है। अब देखो नॉन कॉन्करेंट का मतलब है कि जब उनको आगे बढ़ाएंगे तो वे किसी एक पॉइंट पर मीट नहीं करने चाहिए। तो ऐसा अगर होगा तो दोस्तों इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा दोस्तों मोमेंट, और जहां पे भी मोमेंट आ जाएगा स्ट्रक्चर घूम जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नॉन कॉन्करेंट होना चाहिए और नॉन पैरेलल होना चाहिए। नॉन पैरेलल का मतलब क्या है, लेट सपोज ये मेरा है एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस टाइप से एक सपोर्ट लगी है, यहाँ पे इस टाइप से एक सपोर्ट लगी है, और यहाँ पे इस टाइप से एक सपोर्ट लगी है। अब आपने बताना है क्या ये स्टेबल है, तो मैं चेक करूंगा कितनी रिएक्शन है, एक इस पे है, रोलर सपोर्ट है तो एक ही आएगी, ये भी एक देगा,
3 रिएक्शन है। दूसरा हम चेक करेंगे कॉन्कुरेंट है, तो देखो इनका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रहा है, कहीं भी मीट नहीं करेगा, तो कॉन्कुरेंट नहीं है, नॉन कॉन्कुरेंट है। तीसरा हम चेक करेंगे दोस्तों, ये नॉन पैरेलल होना चाहिए, बट ये नॉन पैरेलल नहीं है। नॉन पैरेलल नहीं है क्योंकि ये पैरेलल है दोस्तों, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अब देखो ये एक ही मूवमेंट को, एक ही डिफ्लेक्शन को रजिस्ट कर पा रहा है, जो कि है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, बट हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ये रजिस्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपका स्टेबल नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर आपका स्टेबल नहीं होगा। अब बात करें इंटरनल स्टेबिलिटी की, तो इसमें दोस्तों ज्योमेट्री की बात होती है। अब देखो यहां पे एक बात आती है दोस्तों, सफिशिएंट मेंबर होने चाहिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर, मस्ट बी रिक्वायर्ड, ठीक है। और उसके लिए हम इक्वेशन लगाते हैं m इक्वल टू 2j माइनस आर ई, ठीक है। m क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ मेंबर है, j है जॉइंट, और आर ई क्या है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन फुलफिल हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों स्टेबल स्ट्रक्चर है। और अगर ये m लेस देन 2j माइनस आर ई है, तो यहां पे दोस्तों रिडंडेंसी आ जाएगी, मतलब हमारे पास सफिशिएंट मेंबर नहीं है। तो मैं मेंबर निकालना चाहता हूं, कितने मेंबर लगेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो देखो क्या आएगा, ये आएगा दोस्तों m माइनस 2j माइनस आर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ टोटल रिडंडेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो इसको जो m लेस देन 2j माइनस आर है, ये होता है डिफिशिएंट, ठीक है। एक होता है m ग्रेटर देन 2j माइनस आर, इसमें होती है, इसको बोलते हैं रिडंडेंट, ठीक है। तो अगर आप समझे कि ये कम है तो इसमें से माइनस कैसे कर दिया, तो इसमें से कर सकते हैं आप। चलिए अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79 पर। देखो दोस्तों, अगर आप एमपी व्यापम से भी अलग कोई एग्जाम देते हैं, जैसे कि एसएससी जी, और प्री निकालने के बाद देखो प्री में आपका जो इरिगेशन है वो इतना नहीं पूछा जाता है, बट मेंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। मेंस में हर साल आप पेपर उठा के देखना, यहाँ से कम 30 नंबर का पूछा जाता है। अब देखो 30 नंबर का पूछा जा रहा है तो कितना ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, 10% इसी से पूछा जाता है, तो इसलिए इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और खासकर जो आपका कैनाल डिजाइन होता है, कैनाल डिजाइन, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कैनाल डिजाइन से, ठीक है। तो कैनाल डिजाइन में हम 2 थ्योरी पढ़ते हैं, वैसे हम कई थ्योरी पढ़ते हैं, बट बेसिकली हमारी 2 थ्योरी होती है, जैसे कि दोस्तों एक कैनेडी थ्योरी होती है, उसके बाद आती है दोस्तों एक लेशी थ्योरी। तो यहाँ पे लेशी थ्योरी से क्वेश्चन पूछा है, लेशी थ्योरी से आपने क्वेश्चन बताना है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लेशी थ्योरी ऑफ चैनल डिजाइन, what will be the velocity of flow in the channel corresponding to a discharge of 140 cubic and fill factor 1। अब आपने बताना है कि जो चैनल है इससे वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना जाएगा, ये आपका क्वेश्चन। तो देखो यहां से हम सभी पैरामीटर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं v की, तो v कैसे निकालते हैं, v निकालते हैं दोस्तों q f स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा q। फिर आती है दोस्तों बात r की, r हो जाएगा 5/2 v स्क्वायर अपॉन f,
ठीक है, ये क्या है दोस्तों, हाइड्रोलिक रेडियस, ये क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस है। ठीक, फिर आता है दोस्तों सिल्ट फैक्टर निकालने के लिए, तो ये होता है 1.75 अंडर रूट DMM, तो ये भी पूछ सकता है आपसे। फिर आता है दोस्तों आपका P निकालने, वेटेड पैरामीटर 4.75 अंडर रूट Q। ठीक है, अब देखो इसके बाद पूछता है, इसके बाद पूछता है दोस्तों रिजिम विड्थ क्या होगी, उस चैनल की रिजिम विड्थ क्या होगी। चैनल की रिजिम विड्थ के लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों, W इक्वल टू 4.75 अंडर रूट Q। ठीक है, उसके बाद इतना ही पूछता है आपसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है आपसे ये 1 2 3 4 और 5 फॉर्मूले दोस्तों आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रिजिम चैनल के लिए एज पर लेसी थ्योरी विड्थ कितनी लेते हैं, तो आप यहां से निकाल सकते हैं, क्यों देगा आपको और आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, रिजिम क्या होता है, ये भी 3 होते हैं, एक ट्रू रिजिम होता है, एक इनिशियल होता है और एक फाइनल होता है। रिजिम का मतलब है दोस्तों जो भी उसमें सिल्ट लोड एंटर किया वो दोस्तों थ्रू आउट दी लेंथ ऑफ चैनल वो कैरी होगा विदाउट एनी कोरोजन या इरोजन एंड एनी सेटलमेंट। ठीक है, ना तो स्कोरिंग होगी और ना ही दोस्तों सेटलमेंट होगा। ठीक है, स्कोरिंग का मतलब होता है जो चैनल है, चैनल की सरफेस को इरोड करना। ठीक है, तो उसको बोलेंगे रिजिम चैनल। रिजिम चैनल का मतलब है जितनी आपने जो शेप आपने बना के रखी है चैनल की, वो थ्रू आउट दी लाइफ टाइम जो उसका प्रोसेस है उसमें बनी रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे 140 दिया है, यहाँ पे 140 रखेंगे, एफ आपका 1 दिया है तो इसको तो छोड़ ही देंगे, स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 140 से 140 कटेगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 की। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन है, एज पर IB, ये शायद IS है, 800, ये दोस्तों स्टील का कोड है। 1984 फॉर बैटेड स्ट्रट द इफेक्टिव लेंथ शैल बी इंक्रीज बाय। तो जो हमारी बैटन होती है दोस्तों उसमें हम इफेक्टिव लेंथ को इंक्रीज करके चलते हैं, इफेक्टिव लेंथ को इंक्रीज करके चलते हैं। कितना इंक्रीज करके चलते हैं, ये करते हैं दोस्तों 10%। ठीक है, अगर L है तो उसको 1.1 L लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। एज पर कैनेडी थ्योरी ऑफ डिजाइन ऑफ कैनल, इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन द कैनल is 1 meter, which of the following will be the value of critical velocity if the critical velocity ratio is 1। तो देखो जब हम मतलब कि चैनल का या कैनाल का डिजाइन करते हैं, दोनों सेम ही होती है, कैनाल चैनल ये आर्टिफिशियल होते हैं, मेन मेड होती है। ठीक है, तो हम दोस्तों कैनेडी थ्योरी से करते हैं। ठीक, तो इसमें दोस्तों हम निकालते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं V सफिक्स नोट से, V नोट से। ठीक है, और ये होता है दोस्तों 0.56 m y की पावर 0.64। अब देखो यहाँ पे y क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो है। ठीक है, m क्या है दोस्तों, m है यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो। ये डिपेंड करता है दोस्तों चैनल की जो सॉइल है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 1 और 1 ही दिया है आपको y, तो यहाँ पे सभी चीज़ें रखेंगे तो V नोट निकल के आएगा 0.56 इंटू 1 की पावर 0.64, तो ये आ जाएगा दोस्तों सिंपली 0.56। अब देखो यहाँ पे 0.55 दिया है तो इसी को हम मार्क कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर।
द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इन द सॉल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल इज नोन एज। देखो, आपने अगर इरिगेशन अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, इसका आंसर होगा लीचिंग रिक्वायरमेंट। देखो दोस्तों, जब हम अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू द क्रॉप ये कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारे लॉसेस भी कैलकुलेट करते हैं। तो एक हमारा आता है लीचिंग रिक्वायरमेंट, एक आता है नर्सरी रिक्वायरमेंट। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों? लीचिंग रिक्वायरमेंट है वो पानी की मात्रा जो इस साल्ट कंटेंट को बाहर निकालते हैं। अब देखो ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन है ऑस्मोसिस प्रेशर। ये दोस्तों क्या बढ़ाता है? ये बढ़ाता है सोइल मॉइस्चर टेंशन को बढ़ा देता है। ये सोइल मॉइस्चर टेंशन को बढ़ा देता है, मतलब कि जो सोइल की टेंडेंसी है दोस्तों वाटर को हेल्ड करने की, अपने पास रखने की, उसको बढ़ा देता है। अब देखो प्लांट को क्या करना है? वाटर को एब्जॉर्ब करना है थ्रू द रूट्स। तो वे क्या करेंगे दोस्तों? वे एक फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब वो फोर्स उतनी होनी चाहिए कि जो सोइल मॉइस्चर टेंशन है उसको काउंटर कर सके, तभी जाके पानी सोइल से ऊपर चढ़ेगा। बट यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रेशर का भी यूज होता है, मतलब यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रेशर दोस्तों विलन की तरह काम करता है। देखो ये हमारा प्लांट है, ध्यान से देखना, ये प्लांट है और यहाँ पे दोस्तों सोइल है, ये सोइल है। सोइल में अंदर पोर्स होंगे, पोर्स में क्या होता है? मतलब वॉइड्स में वाटर होता है। अब देखो यहाँ पे है वाटर प्लस सोल्ट। आपने ऑस्मोसिस में पढ़ा होगा कि जो फ्लो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर एक प्रेशर लगता है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर एक प्रेशर लगता है जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो यहाँ पे मैंने मतलब सोल्ट यहाँ पे मैंने मिला रखे, तो यहाँ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ऊपर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? वो तो एज इट इज है, ठीक है। तो अब प्रेशर नीचे की ओर लगने लगेगा। इसको कैसा प्रेशर चाहिए? ऊपर की ओर। तो ये प्रेशर दोस्तों सोइल मॉइस्चर टेंशन को बढ़ाता है। इसी को दोस्तों काउंटर करने के लिए मैं क्या करता हूं? मैं लीचिंग रिक्वायरमेंट के लिए वाटर निकालता हूं, मतलब इसको लीच आउट करते हैं इस सोल्ट को, जिससे कि ऑस्मोटिक प्रेशर मिनिमम हो जाए और जो प्लांट को रिक्वायरमेंट है वो आसानी से ऊपर चढ़ सके। चलिए अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83 पर। द अल्टीमेट विड्थ टू विच ए एल्यूवियल रिवर कैन बी constructed may be computed from which of the following relations, where L width of river in meter, Q estimated maximum discharge in cubic। अब देखो सिंपल दोस्तों यहाँ पे बोला है अल्टीमेट विड्थ। अल्टीमेट विड्थ का मतलब जानते हो क्या होता है? रीजिंग विड्थ बोला है, ध्यान से सुनना भाई। मैंने किसी चीज को अल्टीमेट बोल दिया है, इसका मतलब उसमें चेंजेस नहीं होंगे, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो वो बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो रिजिम विड्थ है। और रिजिम विड्थ मैंने आपको बताया था लेसी में अभी कि रिजिम विड्थ कैसे निकालते हैं। रिजिम विड्थ निकालते हैं दोस्तों W = 4.75 √Q से, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे चलेंगे हम। देखो ये तभी कर पाएंगे आप जब आपने ओपन चैनल पढ़ा होगा दोस्तों। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द हाइड्रोलिक जंप फॉर्मेशन विल बी परफेक्ट एंड इट विल बी फॉर्म्ड एट द टॉय ऑफ स्पिलवे एट ऑल डिस्चार्ज, वेयर JHC क्या है? जंप हाइट कर्व है, ठीक है। एंड TWC क्या है दोस्तों? टेल वाटर कर्व है। तो देखो जब हम स्पिलवे पढ़ते हैं तो इन चीजों को पढ़ते हैं दोस्तों। और परफेक्ट जंप, परफेक्ट हाइड्रोलिक जंप कब बनता है? जब JHC TWC को मीट कर जाता है। मतलब JHC TWC को अगर मीट कर जाएगा तो उसको बोलेंगे दोस्तों मतलब कोइंसाइड एट ऑल डिस्चार्ज। सभी डिस्चार्ज पे अगर
आपका मीट कर रहा है तो उसको बोलेंगे परफेक्ट हाइड्रोलिक जंप। अब इसका मतलब क्या है परफेक्ट हाइड्रोलिक जंप का? परफेक्ट हाइड्रोलिक जंप का मतलब है दोस्तों कि उसमें जो भी आपने अपना एस्टिमेशन किया है कि इतनी एनर्जी मुझे डिसिपिएट करनी है। हाइड्रोलिक जंप क्या करता है? एनर्जी को डिसिपिएट करता है, एनर्जी को लूज करता है दोस्तों, तो वो उतना ही हो जाएगा। बट अगर ये इससे नीचे रह जाए तो जितनी एस्टिमेटेड एनर्जी है उतनी डिसिपेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जितनी भी मैक्सिमम एनर्जी आपने डिसिपेट करनी है वो कब होगी? जब JSC TWC से कोइंसाइड करेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये फिर से स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या है? द टर्म वर्चुअल वर्क रेफर्स टू, आपने बताना है दोस्तों वर्चुअल वर्क का मतलब क्या होता है। देखो हम क्या करते हैं दोस्तों, वर्चुअल वर्क डन निकालते हैं, वर्चुअल वर्क डन निकालते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है। भाई वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ही हम वर्क डन बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्चुअल वर्क डन क्या हो जाएगा? ये भी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम एक फोर्स लगाते हैं और उसके कोरस्पोंडिंग कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और उसी के हिसाब से हम वर्चुअल वर्क डन कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है, इस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों वर्चुअल वर्क डन बाय एक्चुअल फोर्स। हम एक्चुअल में कोई फोर्स लगा रहे हैं, ये वर्चुअल फोर्स नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअल में फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम वर्चुअल वर्क डन निकालते हैं। अब देखो यहाँ से कुछ पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, जैसे कि फॉर इलास्टिक बॉडी, फॉर इलास्टिक बॉडी टोटल एक्सटर्नल प्लस इंटरनल वर्चुअल वर्क डन इज 0। मतलब इन दोनों का सम, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल वर्चुअल वर्क डन का सम क्या होगा? 0 होगा फॉर इलास्टिक बॉडी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये दोनों 0 हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं। ठीक है, हो सकता है दोनों बराबर हो बट साइन विपरीत हो, मतलब कि साइन अपोजिट हो। बट दोस्तों जब हम रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो रिजिड बॉडी में दोस्तों इंटरनल वर्क डन 0 होता है, एक्सटर्नल वर्क डन 0 होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि रिजिड बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होता है और जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 वहां पे वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। ध्यान रखना है आपने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, for 20 mm diameter rivet the diameter of rivet hole is। देखो सिंपल है, स्टील से क्वेश्चन है, आप भी इसका क्वेश्चन इसको जानते होंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो रिविट में हम क्या करते हैं, रिविट में हम एक तो रिविट का डायमीटर होता है जो उसका संक का होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, संक का डायमीटर लेते हैं हम। ठीक है, एक होता है आपका, एक होता है होल का डायमीटर। तो होल का डायमीटर हम थोड़ा बड़ा रखते हैं, होल का डायमीटर थोड़ा बड़ा रखते हैं संक के डायमीटर से, तभी उसके अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा, तभी उसके अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा। ठीक है, तो कितना बड़ा रखते हैं ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डायामीटर ऑफ रिविट। अगर डायामीटर ऑफ रिविट 25 mm से कम है तो हम होल के डायामीटर को कितना लेंगे? प्लस 1.5 mm बढ़ा देंगे। ठीक है, और अगर 25 mm से ज़्यादा है रिविट का डायमीटर तो होल के डायमीटर को इंक्रीज करेंगे बाय 2 mm। अब देखो 22 mm है 25 mm से कम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जब होल का डायमीटर निकालेंगे तो 1.5 mm ऐड कर देंगे और ये आएगा 23.5 mm। अब चलिए बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 की। ये फिर से स्टील का क्वेश्चन है और ये टेंशन मेंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ये हमारा एक स्टील प्लेट है, इस टाइप से ये स्टील प्लेट है। ये मैं इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं। यहां पे दोस्तों इस टाइप से रिविट प्लेस की गई। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसकी टेंशन कैरिंग कैपेसिटी निकालता हूं कि कितना टेंशन ये बियर कर सकता है।
तो उसके लिए मैं दो टाइप से इसकी टेंशन कैपेसिटी निकाल सकता हूं। एक बेस्ड ऑन ग्रॉस एरिया, जिसमें हम दोस्तों एफ वाई लेके चलते हैं। टेंशन कैपेसिटी हम क्या लेके चलते हैं, एफ वाई लेके चलते हैं, ठीक है, 1.25। और एक हम निकालते हैं दोस्तों इंटू ए जी भी कर देंगे, क्योंकि हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकाल लेंगे दोस्तों। एक हम क्या करते हैं दोस्तों, एक निकालते हैं नेट एरिया पर, नेट एरिया पे निकालते हैं एस इक्वल टू 0.9 ए नेट इंटू एफ यू अपॉन 1.25 अंडर रूट 3। चलिए इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे करेंगे। देखो एक होता है बेस्ड ऑन ग्रॉस एरिया, तो इसमें हम जो स्ट्रेंथ निकालते हैं कि कितना लोड ले सकता है, लोड की टर्म में निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ वाई यील्ड स्ट्रेस अपॉन 1.25 इंटू ए जी, ठीक है। एक हम निकालते हैं दोस्तों बेस्ड ऑन नेट एरिया, नेट एरिया, तो ये होती है आपकी स्ट्रेंथ 0.9 ए नेट एफ यू अपॉन 1.25 अंडर रूट 3। इन दोनों में से भी जो भी कम होगा उसी के कोरोस्पोंडिंग हम दोस्तों डिजाइन करेंगे, उसी के कोरोस्पोंडिंग डिजाइन करेंगे। लेट सपोज दोस्तों दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 100, एक आ रही है 75, ठीक है, एक आ रही है 75 न्यूटन, एक आ रही है 100 न्यूटन। अब मैंने डिजाइन कर दिया है 100 के लिए, मतलब कि भाई ये 100 को झेल सकता है, या फिर ऐसे बोलें कि भाई ये वाला सेक्शन तो 100 झेल रहा है, बट एक सेक्शन झेल रहा है दोस्तों 75। मैंने डिजाइन कर दिया है 100 के लिए और इस पर 100 लगा दिया है, तो ये तो फेल हो जाएगा ना, तो मैं मिनिमम के कोरोस्पोंडिंग इसको डिजाइन करता हूँ। तो आपने बताना है जो ए नेट निकालना है वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो वो निकालेंगे इन फॉर्मूले से। देखो यहाँ पे दिया है ये फॉर्मूला, ए नेट हम क्या करते हैं, बी माइनस एन डी नोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे डी एन दिया है, प्लस एन डैश पी स्क्वायर अपॉन 4g, और ये हो जाएगा आपका भार टी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका भार टी। तो इस टाइप से हम ए नेट निकालते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पी क्या है दोस्तों, यहाँ पे पीछे, ठीक है, पी क्या है, पीछे यहाँ पे। चलिए बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 89 की। ए स्ट्रट यूज इन ए रूफ ट्रस हैविंग ए लेंथ ऑफ 4 मीटर बिटवीन द सेंटर टू सेंटर इंटरसेक्शन, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रट, इसको भी स्ट्रट कर लेना, ठीक है। इस आपने बताना है कि हमने एक रूफ ट्रस में, कोई भी रूफ ट्रस का मेंबर है उसमें हमने क्या यूज किया है दोस्तों, हमने एक ट्रस यूज किया, मतलब स्ट्रट यूज किया। स्ट्रट एक टेंशन मेंबर, सॉरी कंप्रेशन मेंबर होता है, स्ट्रट एक कंप्रेशन मेंबर होता है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है, कंप्रेशन मेंबर होता है। तो देखो इस टाइप से हमने सेंटर टू सेंटर इसमें इफेक्टिव लेंथ बतानी, इफेक्टिव लेंथ इट मीन्स वो लेंथ जो इसकी बेंडिंग में कंट्रीब्यूट करेगी, मतलब जब बेंडिंग होगी तो बेंडिंग के टाइम कितनी लेंथ आ रही है उसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, एल इफेक्टिव। तो इसको करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, मेडी जी से है, तो ये आता है दोस्तों आपका फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले में है सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस। भाई डिसकंटिन्यूअस कैसे होगा, ये एक हमारा सिंगल एंगल है, मैंने यहाँ पे दोस्तों रिबिट लगा दी है, मैंने यहाँ पे रिबिट लगा दिए, 1 रिबिट और बोल्ट एट ईच एंड। तो यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है दोस्तों, ये वाली लेंथ पूछ रहा है आपसे, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 0.8, ठीक है, सॉरी 0.85 आपकी एल इफेक्टिव हो जाएगी। एल तो देखो हमारा ओरिजिनल लेंथ कितना है, ओरिजिनल लेंथ है दोस्तों 4, जब मैं 4 को 0.85 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, लेट मी चेक, 4 इंटू 0.85 3.4 मीटर, ठीक है,
3.4 मीटर। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन है इसमें, तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया है मैंने। अब बात करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है और न्यू क्वेश्चन है, आपको बुक में नहीं मिलेगा। यहाँ पे दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंक्रीट द स्ट्रेंथ इज एडेड बाय प्लेसिंग द केबल, स्टील रोड्स एंड वायर्स इन द कंक्रीट बिफोर इट सेट्स। तो ऐसे कंक्रीट को क्या बोलेंगे जिसमें हमने केबल, वायर या स्टील रोड को हमने प्लेस किया है दोस्तों, या ऐड किया है बिफोर इट सेट, और पर्पज क्या है उस ऐड करने का, कंक्रीट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट बोलेंगे, रेनफोर्स कंक्रीट बोलेंगे, प्लेन कंक्रीट बोलेंगे, या प्री कास्ट कंक्रीट बोलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, कमेंट में जरूर से बताना कि इसका आंसर क्या होगा। मोस्टली बंदे इसका आंसर गलत ही लगाएंगे अगर आपने अच्छे से प्री स्ट्रेस कंक्रीट को नहीं पढ़ रखा है। देखो दोस्तों, आरसीसी मेंबर में हम क्या करते हैं, आरसीसी मेंबर में हम क्या करते हैं, कंक्रीट में हम दोस्तों कंक्रीट को और मजबूत बनाने के लिए, कंक्रीट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए हम स्टील का यूज करते हैं, मतलब रेनफोर्सिंग मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे केबल्स हो जाएंगे, स्टील हो जाएगी, ठीक है, या वायर्स हो जाएंगे, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, जिस टाइप की भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए। अब इसको डालते भी कैसे हैं, सेट करने से पहले डालते हैं दोस्तों, जब हम इसको कास्ट करते हैं तभी तो डालते हैं, पहले इनको फैलाएंगे, जाल बनाएंगे, उसके ऊपर कंक्रीटिंग करेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी आरसीसी। बट प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम क्या करते हैं दोस्तों, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो भी केबल, वायर्स हम यूज करते हैं, उसका पर्पज क्या होता है, उसका पर्पज स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना नहीं होता है, ध्यान सुनना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना नहीं होता है, उसका पर्पज होता है दोस्तों वहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेस को जनरेट करना, वहां पे दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेस को जनरेट करना। अगर स्ट्रेंथ की जगह में स्ट्रेस लिख दूं तब हो जाएगा आपका पहला आंसर, बट अब होगा बी। देखो हम क्या करते हैं, ये हमारा एक मेंबर है, ठीक है, अब ये मेंबर है दोस्तों, इस पर एक्सटर्नल लोड आ रहा है इस टाइप से, तो ये क्या करेगा, इस टाइप से डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, इस टाइप से डिफ्लेक्ट करेगा। इसमें स्टील भी है, इसमें स्टील पहले से हमने डाल रखी है स्ट्रेंथ के लिए, बट लोडिंग इतनी ज्यादा है कि ये डिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा कर रहा है। तो देखो जो बॉटम मोस्ट फाइबर है उसमें क्या आ जाएंगे दोस्तों, उसमें क्रैक पड़ जाएंगे और वहीं से दोस्तों कंक्रीट फेल हो जाएगी, ठीक है, तो फेलियर हो जाएगा इस स्ट्रक्चर का। अब इसको रोकने के लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसको रोकने के लिए मैं पहले से ही इसमें एक वायर डाल देता हूं, या स्टील रोड डाल देता हूं, या केबल डाल देता हूं, उसको दोस्तों मैं बहुत अच्छे से टेंशन फोर्स लगा के, हाथ से नहीं लगानी, ये मशीन होती है, उससे टेंशन फोर्स लगा के मैं उस वायर को कट कर देता हूं। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे इतना वायर था, इसको मैंने इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इधर भी इतना बढ़ा दिया, अब मैंने कंक्रीट को प्लेस कर दिया इसके ऊपर, कंक्रीट को कास्ट कर दिया, कंक्रीटिंग कर दी। अब जैसे ही कंक्रीट सेट हो जाएगी तो ये अच्छे से बॉन्ड बना लेगी, अच्छे से बॉन्ड बना लेगी। अब मैं क्या करूंगा, इसको कट कर दूंगा। कट करने के बाद अब देखो यहाँ पे तो स्लिपिंग नहीं होगी, मतलब यहाँ पे अच्छे से परफेक्ट बॉन्ड बना है, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये अपने ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश करेगा। तो जितनी आपने टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाई है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस इस कंक्रीट पर ट्रांसफर कर देगा, इस कंक्रीट पर ट्रांसफर कर देगा। और ये कंक्रीट कैसी हो जाएगी दोस्तों, ये इस टाइप से मुड़ जाएगी, इस टाइप से मुड़ जाएगी। अब देखो इस पे मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं, इस पे मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं। अब ये क्या होगा दोस्तों, अगर ज्यादा ही फोर्स लग रहा है तो सीधा हो जाएगा, मतलब नीचे कोई भी टेंशन नहीं आएगी और ये आपका बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आरसीसी और स्ट्रेस की बात करें तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
यू विश टू कैलकुलेट द क्रिटिकल डेप्थ एच ऑफ ए करंट। करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब है दोस्तों यहाँ पे फ्लो की बात कर रहा है, यहाँ पे फ्लो की बात कर रहा है। फ्लो इज नथिंग बट दी करंट, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का करंट हो या फिर मोटर का करंट हो, ठीक है। ये रेट होता है, ये एक रेट होता है टाइम के रेस्पेक्ट, ठीक है। जैसे कि अगर बात करूं मैं करंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ये होता है Q अपॉन टी। पूछा जाता है Q क्या है? ये चार्ज है जिसका जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है, ठीक है, और टी आपका टाइम है। ऐसे ही दोस्तों हम जब करंट निकालते हैं पानी में तो वो क्या होता है आपका, वो डिस्चार्ज होता है जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है V अपॉन टी, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, एक वाटर करंट है, ठीक है। तो हम वाटर करंट निकालने वाले हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू फ्रॉड लॉ द रिलेशनशिप बिटवीन डेप्थ एंड वेलोसिटी इज गिवन एज। तो देखो यहां पे आपने निकालना है दोस्तों क्रिटिकल डेप्थ और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप एच पर फ्रॉड लॉ। ये फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड है, ठीक है। तो यहां पे हम निकालते हैं V अपॉन जी एच सी, इस टाइप से निकालते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर क्रिटिकल फ्लो ये कितना होता है? 1 होता है। फॉर क्रिटिकल फ्लो ये कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। तो जब 1 इसको यहाँ पे रखेंगे तो V क्या हो जाएगा? V हो जाएगा अंडर रूट जी एच सी। अब मुझे क्या करना है? इस पे स्क्वायर लगा देना है, इसको हटा देना है, तो यहाँ पे एच सी क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, मोस्टली बंदे क्या लगाएंगे? इसको लगाएंगे, बट आंसर होगा क्या? V स्क्वायर अपॉन जी, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपका सर्वे का क्वेश्चन है। इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर इज हायर देन द कैलिब्रेटेड टेम्परेचर ऑफ द टेप, which of the following error is it likely to show। मतलब दोस्तों एक तो टेम्परेचर होता है जिसपे हम किसी भी टेप या चेन को बनाते हैं, उसको बोलते हैं कैलिब्रेटेड टेम्परेचर या सेलिब्रेटेड टेम्परेचर। एक होता है दोस्तों एम्बिएंट टेम्परेचर, जब हम उसको यूज करते हैं, देखो ये टेप है, ये हमने बना दी है 10 मीटर की। अब जब मैंने टेम्परेचर बनाया 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब मैं जब इसको यूज कर रहा हूं दोस्तों तो उस टाइम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा? इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब लेंथ लेट सपोज 11 मीटर होगी, लेट सपोज इतनी नहीं बढ़ती है, बहुत ही कम बढ़ती है, ठीक है, बट हमने 11 मीटर मान लिया। अब आपने बताना है कि कौन सा एरर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दैट मेजर डिस्टेंस विल बी मोर देन द एक्चुअल डिस्टेंस। तो आपको लग रहा होगा यही होगा, बट नहीं दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। कैसे? देखो ये हमारा, समझना, ये हमारा एक एक्चुअल डिस्टेंस है, सौ मीटर। ये कितना है? ये है 100 मीटर, ठीक है। और ये मैंने कौन सी टेप से यूज मतलब मेजर किया है? ये मैंने किया है टेप का जो लेंथ था 10 मीटर से। तो हमने कितने इस पे चक्कर लगाए होंगे? मतलब एक ये 10 चक्कर हमने लगाए होंगे, ठीक है। रिपीटेशन कितना हुआ होगा? 10 हुआ होगा, ठीक है। 10 रिपीटेशन यहाँ पे हमने किया। अब दोस्तों टेम्परेचर बढ़ गया है, अब टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा? 11 मीटर होगी लेट्स सपोज, ठीक है, 11 मीटर होगी है। तो अब ये इस डिस्टेंस को कितना मेजर करेगा? ये अब 100 नहीं करेगा दोस्तों, ये अब 100 नहीं करेगा। ये कितना करेगा? ये कम ही मेजर करेगा, क्योंकि इसकी 11 मीटर लेंथ हो चुकी है, बट एक्चुअल में हम कितना जानते हैं? 10 मीटर। एक्चुअल में हम कितना जानते हैं? हम जानते हैं दोस्तों 10 मीटर। एक्चुअल में तो हम 10 ही मीटर जानते हैं, बट अब कितना बढ़ गया है? 11 मीटर। हमको नहीं पता है कि कितना बढ़ा है, ठीक है। अब देखो, अब ये अगर हमने 10 रिपीटेशन किए तो कितना मेजर करेगा? 110, बट हम कितना काउंट करेंगे? 100।
तो काउंट कितना कर रहे हैं 100। वैसे एक्चुअल में कितना आ रहा है 110, 110 एक्चुअल में आ रहा है और हम काउंट कितना कर रहे हैं 100 कर रहे हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों द मेजर डिस्टेंस विल बी लेस देन द एक्चुअल डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ चुका है। एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, कैसे समझाया दोस्तों उसको देख लेना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चेन और टेप से, ठीक है, कि इतना एरर है, इतना एरर है, तो फॉर्मूले पे मत जाना दोस्तों। अब थोड़ा सा दिमाग घुमा के देखना ये बोलने की कोशिश क्या करता है, तो आप क्वेश्चंस के दोस्तों आंसर तक पहुंच पाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों, ये हमारा हो चुका है टोटल क्वेश्चन 92। हमने आज कितना किया है 75 से 92, मतलब हमने किया है दोस्तों 17 क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ आगे के क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे अप्रोक्स कितने क्वेश्चन हैं, ये 92 हमने 50 से लिए थे ना, तो 42 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब हमारे बचे हैं दोस्तों 48 क्वेश्चन, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर 9568738917। कैसे दोस्तों एग्जाम के टाइम प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा 100% दोस्तों। यकीन मानिए, अगर जो मैंने प्रिडिक्ट कर दिया ना उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, इतना तो एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर आप एग्जाम के टाइम जो मैंने बताया उतना ही पढ़ के चले गए तो कम से कम दोस्तों आपका 80% तो कवर हो ही जाएगा। ठीक है, 80% तो आपका कवर हो जाएगा दोस्तों, जो मैं बताऊं बस आपने उसको फॉलो करना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक स्किप करना है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको पूरा PDF प्रोवाइड करा दूंगा विद उसका वेटेज कितना है एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।